नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है तेजस आईएएस एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सभी को पता है कि सीजीपीएससी प्रीलिम्स की तैयारी के लिए हमारे इंस्टीट्यूट के द्वारा एक क्रैश कोर्स लॉन्च किया गया है। इसी की लेक्चर सीरीज़ जो है सीजी स्पेशल की, वो मैं ले रहा हूँ और इसमें काफ़ी कुछ टॉपिक्स जो हैं, हमने सबसे पहला जो वीडियो बनाया था उसमें हमने टारगेट दिया था कि हम केवल ऐसे 30 टॉपिक लेने जा रहे हैं जिनको कि अगर आप प्रिपेयर कर लेते हैं तो आपका प्रीलिम्स का जो सिलेक्शन है उसकी पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो उन्हीं टॉपिक्स को कवर करते हुए, उसी सीरीज़ को फॉलो करते हुए आज जो मैं लेक्चर आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ उसमें हम पढ़ेंगे छत्तीसगढ़ में कृषि की स्थिति क्या है, कौन कौन सी फसलें जो हैं छत्तीसगढ़ में वो उगाई जाती हैं, किस फसल का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। इसके अतिरिक्त हम देखेंगे कि हॉर्टिकल्चर यानी कि उद्यानिकी की क्या स्थिति है छत्तीसगढ़ में, और थोड़ा सा हम जानेंगे पशुपालन के भी संबंध में। तो आज जो हम 3 टॉपिक कवर करने वाले हैं वो है छत्तीसगढ़ की कृषि, छत्तीसगढ़ की उद्यानिकी और छत्तीसगढ़ का पशुपालन। तो बिना कुछ देरी किए हम स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आइए देख सकते हैं आप छत्तीसगढ़ की कृषि के बारे में। छत्तीसगढ़ की कृषि के बारे में जानने से पहले कुछ हम प्रीवियस जो हमने लेक्चर्स कंप्लीट किए हैं उसके बारे में थोड़ा सा एक रिवाइज या एक छोटा सा डिस्कशन कर लेते हैं। जैसा कि सबसे पहले हमने छत्तीसगढ़ का भूगोल जब स्टार्ट किया था तो छत्तीसगढ़ के भूगोल में हमने जब छत्तीसगढ़ का प्राकृतिक विभाजन पढ़ा था तो छत्तीसगढ़ के प्राकृतिक विभाजन में आपने देखा था कि मुख्य रूप से छत्तीसगढ़ को 4 प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित किया गया है। पहला आपका पूर्वी बघेलखंड का पठार, इसके बाद आपका जशपुर पाट प्रदेश, इसके बाद आपका छत्तीसगढ़ का मैदान और उसके बाद आपका दंडकारण्य का पठार। तो ध्यान रखिएगा इसी प्राकृतिक विभाजन पर कुछ कुछ मिलता जुलता और निर्भर था आपका क्या, छत्तीसगढ़ की भूगर्भिक संरचना। छत्तीसगढ़ की भूगर्भिक संरचना में हमने देखा था कि जो आर्कियन शैल समूह किस क्षेत्र में स्थित है, धारवाड़ शैल समूह किस क्षेत्र में स्थित है, कडप्पा शैल समूह किस क्षेत्र में स्थित है, इसके आधार पर हमने मिट्टियों का विभाजन किया था। मिट्टियाँ कितने प्रकार की है, लाल पीली मिट्टी, फिर लाल बलुई मिट्टी आपकी, फिर इसके अलावा आपकी लेटेराइट मिट्टी, काली मिट्टी और अन्य प्रकार की जो मिट्टियाँ हैं। तो कृषि का एक महत्वपूर्ण, इसके बाद कृषि का एक जो महत्वपूर्ण संबंध होता है वो मिट्टियों से भी होता है। मिट्टियों के अतिरिक्त इसका जो एक और इम्पॉर्टेंट रिलेशन होता है वो इरिगेशन यानी कि सिंचाई से भी होता है। तो मिट्टियों के बारे में हम प्रीवियस लेक्चर में डिस्कशन कर चुके हैं। सिंचाई के जो साधन है, सिंचाई की जो व्यवस्था है उसके बारे में भी हम डिस्कशन कर चुके हैं। आई होप कि आप सभी ने वो लेक्चर्स देखे होंगे और जो आपको मिट्टियों के बारे में और सिंचाई व्यवस्था के बारे में जो बेसिक फैक्ट्स हैं या बेसिक जो नॉलेज है वो आपको आइडिया होगा। तो कृषि में भी विशेष रूप से यदि आपको प्राकृतिक विभाजन और मिट्टियों के बारे में पता है तो कृषि को आप आसानी से उससे कोरिलेट कर सकते हैं। कृषि के संबंध में ज़्यादा कुछ हमको डिटेल नहीं देखना है। वैसे तो बहुत सारे फैक्चुअल हैं, बहुत सारे फैक्चुअल डेटा हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन वो सारी की सारी ऑनलाइन क्लासेस में कवर नहीं हो पाएंगी। जो इम्पॉर्टेंट है या जो आपका प्रीलिम्स के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उन चीज़ों को हम यहाँ पर आज डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपका छत्तीसगढ़ की कृषि में क्या फैक्ट दिया हुआ है। जैसा कि आप जानते हैं जो मुख्य रूप से फसलों का जो उत्पादन है, जो छत्तीसगढ़ में जो फसलें उत्पादित होती हैं उनमें जो प्रमुख फसल है वो है धान। और धान का उत्पादन होने के लिए हमको जिस प्रकार की भूमि और जिस प्रकार की जल सिंचाई व्यवस्था की आवश्यकता होती है वो यदि हम छत्तीसगढ़ का प्राकृतिक विभाजन देखें तो छत्तीसगढ़ का जो मैदानी क्षेत्र है वह क्षेत्र हमारे लिए क्या है, सर्वाधिक उपयुक्त है धान की खेती के दृष्टिकोण से। तो छत्तीसगढ़ के मैदान में ही धान की जो खेती है उसका सर्वाधिक उत्पादन या सर्वाधिक कृषि जो है वो इस क्षेत्र में की जाती है। तो सर्वाधिक उत्पादन होने के कारण और प्रमुख फसल होने के कारण छत्तीसगढ़ को क्या कहा जाता है, धान का कटोरा भी कहा जाता है। इसके अतिरिक्त जो अन्य फसलें हैं जिसमें आपकी रबी की फसलें हैं जैसे कि गेहूं हो गया, इसके अतिरिक्त आपका दलहन की फसलें हैं, तिलहन की फसलें हैं, और जो यहाँ के स्थानीय जो हम मोटे अनाज कह सकते हैं उनकी भी फसलें जो है उनके बारे में हमको जानना है। तो क्षेत्र विशेष के अनुसार से जो उस क्षेत्र की मिट्टियां हैं वह एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करती हैं, महत्वपूर्ण स्थान अपना रखती हैं किसके, फसलों के उत्पादन में, और उसके अनुसार से उस क्षेत्र की जो कृषि फसलें हैं वो हम अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि क्या फैक्ट दिया है आपके पास। सबसे पहले जो प्रमुख तथ्य है छत्तीसगढ़ की कृषि में वो दिया गया है कि छत्तीसगढ़ के मैदानी भाग में
ध्यान दीजिएगा, छत्तीसगढ़ के मैदानी भाग में लगभग कितने क्षेत्र में, लगभग आपका 67.46%। छत्तीसगढ़ के मैदानी भाग में लगभग 67.46% किस फसल की खेती की जाती है, वह है आपका धान। धान की खेती छत्तीसगढ़ के मैदानी प्रदेश में, जैसा कि मैं अभी थोड़ी देर पहले चर्चा कर रहा था कि छत्तीसगढ़ के मैदानी प्रदेश में जो सबसे ज़्यादा फसल उगाई जाती है या जिसकी सबसे ज़्यादा कृषि की जाती है वो फसल कौन सी है, धान की फसल है। ठीक है, ये एक आपकी कहा जा सकता है नकदी फसल भी है, व्यापारिक फसल भी कह सकते हैं इसको। ठीक है, तो इसी वजह से, केवल इसी कारण से कि इतने ज़्यादा मात्रा में यहाँ पर धान की उपज होती है, इसी वजह से जो छत्तीसगढ़ है उसे क्या कहा जाता है, धान का कटोरा की संज्ञा भी दी जाती है। ठीक है, ध्यान देंगे। इसके अलावा दूसरा फैक्ट हमारे सामने क्या है, दूसरा फैक्ट आप देख सकते हो। क्या फैक्ट है आपके पास, ये दिया हुआ है कि प्रदेश में कुल जो कृषक परिवार हैं, प्रदेश में जो कुल कृषक परिवार हैं वो कितने हैं, 37.46 लाख। ध्यान देंगे, प्रदेश में जितने भी कृषक परिवार हैं उनकी संख्या कितनी है, 37.46 लाख कुल कृषक परिवार हैं, जिसमें से लघु एवं सीमांत श्रेणी के अंतर्गत कितने कृषक आते हैं, लगभग 76% किसान आते हैं। ठीक है, अब लघु और सीमांत श्रेणी के जो कृषक होते हैं वो कौन से कृषक होते हैं, ऐसे कृषक जिनके जोत का आकार बहुत छोटा होता है। आप इसका एक फिक्स क्राइटेरिया तो नहीं कह सकते, लेकिन एक मोटा मोटे तौर पर हम ये बोल सकते हैं कि जिन किसानों के पास 1 एकड़ या उससे कम की भूमि, सामान्य भाषा में हम समझने का प्रयास करें कि 1 एकड़ या उससे कम की जो भूमि होती है जिस पर वो किसानी करते हैं या कोई फसल का उत्पादन करते हैं, तो वैसे किसान किस दर्जे में रखे जा सकते हैं, सीमांत श्रेणी के कृषकों में या फिर लघु श्रेणी के कृषकों में रखे जा सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे जो किसान हैं, ऐसे जो कृषक हैं, उनकी संख्या कितनी है, 76% जो है वो इनकी संख्या है। ठीक है, यानी 37.46 लाख जो है, यदि हम इसको कितना मान लें, 38 भी मानते हैं, तो 38 में से आपका लगभग कितना, ये आ जाएगा आपका 27 से 28 लाख, लगभग जो है 27 से 28 लाख जो है लगभग किसान किस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं, लघु और सीमांत श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अब आप देख सकते हैं प्रदेश की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत, 80% किस कार्य पर आधारित है, कृषि पर निर्भर है। ठीक है, जैसे कि हमारा देश, भारत देश कृषि प्रधान राज्य है, उसी प्रकार से छत्तीसगढ़ भी जो है हमारा राज्य वो कैसा है, कृषि प्रधान राज्य है। तो कृषि प्रधान राज्य होने के पीछे कारण क्या है, कारण ये है कि यहाँ की जो 80% की आबादी है वो किस पर आधारित है, उनकी जीविका जो आधारित है वो किस पर है, कृषि पर ही आधारित है, कृषि पर ही निर्भर है। ठीक है, इसके अतिरिक्त हम देख सकते हैं कि कृषि संगणना 2010-2011, ठीक है, इसके अनुसार से कुछ फैक्ट हैं हमारे पास। कौन कौन से फैक्ट हैं उसको भी हम देख लेते हैं। कृषि संगणना सन 2010-2011 के अनुसार से जो फैक्ट है हमारे पास वो दिए गए हैं। ये क्या क्या फैक्ट हैं इसको आप देख लीजिए। क्या क्या फैक्ट है हमारे पास, ये फैक्ट हैं कुल बोया गया क्षेत्रफल। कुल बोया गया क्षेत्रफल अर्थात यहाँ पर जो आपका खेत का आकार होता है, वो खेत का या जोत का जो आकार होता है उसमें संपूर्ण रूप से यदि फसल बोई गई है, पूरे के पूरे जोत का उपयोग किया गया है, पूरे के पूरे खेत का उपयोग किया गया है एक प्रकार की फसल को बोने के लिए, धान की फसल को बोने के लिए या अन्य प्रकार की कोई फसल को बोने के लिए, तो उसे हम कहते हैं कुल बोया गया क्षेत्रफल। तो कुल बोया गया क्षेत्रफल कितना है, ये जो डेटा है वो आपका 2010 और 2011 की जो कृषि संगणना है उनके आधार पर दिया जा रहा है। आने वाले समय में या हो सकता है यह डेटा कुछ अपडेट भी हुआ होगा, तो आप उस डेटा का अध्ययन कर सकते हैं या आप हमारी जो ऑफलाइन क्लासेस हैं उनको ज्वाइन करके यहाँ पर जो आगे की चीज़ें हैं उनको क्लैरिफाई कर सकते हैं। तो देखिए इसमें दिया गया है आपका 50.40 लाख हेक्टेयर। वैसे डेटा में कोई बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं आते हैं, आसपास ही कुछ बहुत माइनर चेंजेस होते हैं, तो ध्यान रखिएगा कि 50.40 लाख हेक्टेयर का जो है वो क्या है, हमारा कुल बोया क्षेत्रफल है। कुल बोया रकबा जो है वो आपका कितना है, 50.40 लाख हेक्टेयर का क्षेत्र। इसी प्रकार से जोत का जो एक औसत आकार है, ध्यान दीजिएगा, औसत आकार, जोत किसे कहते हैं, जोत अर्थात किसी भी किसान के पास की वह भूमि जिसमें वो फसलों का उत्पादन करता है।
ठीक है। वैसे तो उसके पास बहुत सारी भूमि हो सकती है, लेकिन उस भूमि का आकार जिसका उपयोग वो फसल के उत्पादन के लिए करता है। हो सकता है जितनी भूमि उसके पास उपलब्ध है सारी की सारी भूमि का उपयोग वो फसल के उत्पादन के लिए ना करे, तो जितनी भूमि का उपयोग वो फसल के उत्पादन के लिए करता है, जिसमें कि फसल उत्पादित होने वाली जो फसल है वो आपकी मंडियों में या किसी स्थान पर बेची जा सकती है या उसका व्यापारिक लेन देन किया जा सकता है, तो उस क्षेत्र विशेष को या उतने आकार के भूमि को हम क्या बोल देते हैं, उसका जोत बोल देते हैं। ठीक है, तो जोत का जो औसत आकार है वो कितना है, 1.36 हेक्टेयर का है। इसी प्रकार से आगे आप देख सकते हैं कि कुल बोया गया क्षेत्रफल, ठीक है, क्षेत्रफल यानी जो आपकी कृषि भूमि है वो कुल जो बोई गई है, जितना उसमें कुल फसलों का बुआई की गई है, उसके आधार पर जो सर्वाधिक यानी प्रथम स्थान पर जो जिला है वो कौन सा जिला है, राजनांदगांव जिला। अर्थात राजनांदगांव जिले में जो कृषि भूमि है या वहाँ के किसानों की जो भूमि है उनमें जो बुआई का प्रतिशत है या क्षेत्रफल के अनुसार से जो बुआई की मात्रा है वो क्या है, सर्वाधिक है। और ये सबसे कम कहाँ पर है, नारायणपुर जिले में। यानी नारायणपुर जिले के जो कृषक बंधु हैं उनकी जो भूमि है उसमें जो बुआई का प्रतिशत है या क्षेत्रफल के अनुसार से जो बुआई की गई है वह संख्या जो है वो कम है या फिर न्यूनतम है। ठीक है, इसके बाद आप देख लीजिए शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल अधिकतम। अब यहाँ पर आ जाता है, पहले हमने देखा क्या, कुल बोया गया क्षेत्रफल। ध्यान देंगे दोनों चीजें अलग अलग है, कुल बोया गया क्षेत्रफल और दूसरा कौन सा है, शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल। ठीक है, कुल बोया गया क्षेत्रफल अलग है और शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल अलग है। कुल बोया गया क्षेत्रफल या आप बोल सकते हैं कि जितने क्षेत्र में आपकी बुआई की गई थी। ठीक है, कुल बोया गया क्षेत्रफल क्या हो गया, जितने क्षेत्र को आपने सबसे पहले क्या किया, भूमि को आपने उपज के लायक बनाया। ठीक है, भूमि को आपने उपज के लायक बनाया और सभी जगह पर आपने क्या किया, बीजों का छिड़काव किया, सिंचाई की, और उसके बाद आपके जो अंकुरित हुए, जो पौधे अंकुरित हुए, पौधों का अंकुरण होने के बाद जब आपने देखा कि हो सकता है जितने जगह पर आपने बीजों का छिड़काव किया है उस संपूर्ण क्षेत्र में फसल की जो पूरी फसल जो है वो खड़ी नहीं हुई, वहाँ पर जो फसलों का अंकुरण या उत्पादन नहीं हुआ। जितना आपने बुआई की थी, मान लीजिए आपने जितने क्षेत्र में बुआई की थी वो 100% बीजों का छिड़काव किया था और 90% ही क्षेत्र वह निकला जिसमें आपकी फसल जो है वो खड़ी हुई या फसलों का अंकुरण हुआ या उत्पादन हुआ। तो इस प्रकार से कुल बोया क्षेत्रफल आपके अनुसार से वो अलग होगा, जितने क्षेत्र में आपने बीजों का छिड़काव किया था, और जितने क्षेत्र में फसलों का उत्पादन हुआ या फसल उत्पादित हुई या खड़ी हुई वो क्षेत्र आपका क्या कहला जाएगा, शुद्ध बोया हुआ क्षेत्रफल कहला जाएगा। ठीक है, ये एक सामान्य जो है, मैं एक डिफ्रेंशिएट करने के लिए, सामान्य अंतर बताने के लिए आप लोगों को समझा रहा हूं कि कुल बोया गया क्षेत्रफल क्या होगा और शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल क्या होगा। तो शुद्ध बोए गए क्षेत्रफल के अनुसार से भी जो अधिकतम है वो कौन सा जिला है, राजनांदगांव जिला ही है। यानी राजनांदगांव जिले के जो किसान हैं वो अपनी भूमि का जो है ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पर बुआई कर रहे हैं, बुआई का प्रतिशत जो है वहाँ पर अधिक है। और जो हमारे नारायणपुर जिले के किसान बंधु हैं वो अपनी भूमि का उतना अधिक उपयोग नहीं कर पा रहे हैं, यानी उनकी बुआई का जो प्रतिशत है क्षेत्रफल के अनुसार से, शुद्ध बोए गए क्षेत्रफल के अनुसार से वो सबसे कम है अथवा न्यूनतम है। ठीक है, तो ये कुछ प्रमुख तथ्य हुए। इसके बाद हम आगे देख लेते हैं कि और क्या क्या फैक्ट्स हमारे पास कृषि से संबंधित हैं। आगे देख लीजिए, ये दिया हुआ है आपका छत्तीसगढ़ की प्रमुख फसलें। क्या दिया हुआ है, छत्तीसगढ़ में कौन कौन सी प्रमुख फसलें होती हैं। ठीक है, तो एक चीज तो हमको क्लियर है कि छत्तीसगढ़ में मुख्य जो फसल है, सबसे मुख्य फसल है वो कौन सी है, धान की फसल है। इसके अतिरिक्त धान की फसल आपकी खरीफ की फसल होगी, इसके अतिरिक्त आपकी रबी की फसलें हैं, दलहन है, तिलहन है, इत्यादि फसलें हैं या मोटे अनाज है, उनका भी उत्पादन किया जाता है। तो कौन कौन से वो ऐसी फसलें हैं उनके बारे में हमको देखना है, किन किन क्षेत्रों में इनका उत्पादन होता है उनके बारे में हमको जानना है। तो आइए देख लेते हैं किन किन जिलों में इनका उत्पादन होता है। तो सबसे पहले मैं आपके लिए इसको जूम कर दूं, ये देख सकते हैं। सबसे पहले आपके सामने दिया हुआ है धान। धान के बारे में अभी हमने डिस्कस किया था कि मुख्य रूप से जो मैदानी क्षेत्र है, छत्तीसगढ़ का जो मैदान का क्षेत्र है, वह क्षेत्र धान के फसल के उत्पादन के लिए अत्यधिक उपयुक्त माना गया है। ठीक है, तो इस क्षेत्र के जितने भी जिले होंगे वो सारे के सारे जिले धान के उत्पादन में सम्मिलित होंगे। तो कौन कौन से जिले हैं देख सकते हैं। मैदानी इलाकों में धान की प्रमुख रूप से खेती की जाती है। कौन कौन से जिले, जिसमें आपका जांजगीर चांपा, राजनांदगांव, बिलासपुर, धमतरी,
महासमुंद, रायगढ़, बालोद, बेमेतरा, बलौदाबाजार, दुर्ग, रायपुर आदि मुख्य उत्पादक जिले हैं। तो ये सारे के सारे जिले, यदि आपको प्राकृतिक विभाजन याद हो तो ये सारे के सारे जिले जो हैं वो छत्तीसगढ़ के मैदान में सम्मिलित हैं और कहीं ना कहीं ये महानदी अपवाह तंत्र के हिस्से हैं। ठीक है, महानदी है या उसकी कोई भी सहायक नदी है, वो सारी की सारी कहीं ना कहीं इन जिलों को टच करती हुई या इन जिलों से होकर के गुजरती है। तो इस वजह से, क्योंकि नदियों का प्रवाह बहुत अच्छा है इन जिलों के आसपास या इन जिलों के क्षेत्रों में, तो वहाँ पर सिंचाई की पर्याप्त व्यवस्था हो पाती है। इस वजह से इस क्षेत्र में क्या है, धान की फसल प्रमुख रूप से उत्पादित होती है। ठीक है, इसके बाद आपका क्या फैक्ट दिया हुआ है कि प्रदेश में धान की उत्पादकता को बढ़ाने के लिए मेडागास्कर पद्धति का उपयोग होता है। ठीक है, मेडागास्कर पद्धति के माध्यम से धान की जो उत्पादकता है उसको प्रदेश में बढ़ाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। इसके बाद आप देख सकते हैं कि प्रदेश में धान की कितनी किस्में, लगभग 20,000 किस्में, 20,000 से अधिक किस्में जो है धान की वो प्रदेश में पाई जाती हैं। ठीक है, तो ये धान के बारे में थोड़ा सा परिचय था कि जो छत्तीसगढ़ में पाई जाने वाली प्रमुख फसलों में से जो एक फसल है वो कौन सी फसल है, धान की फसल है। तो धान की फसल के बारे में हमने देखा कि किन किन क्षेत्रों में उत्पादन होता है, कितने प्रकार की किस्में हैं, किस पद्धति से जो है धान की फसल का उत्पादन होता है। इसके बाद आप देख सकते हैं दूसरी फसल जो है हमारी रबी की फसल, कौन सी फसल, गेहूँ। गेहूं के जो मुख्य उत्पादक जिले हैं कौन कौन से जिले हैं देख सकते हैं आप। पहला है आपका बेमेतरा, दूसरा है आपका राजनांदगांव, तीसरा है आपका बिलासपुर, फिर आपका बलरामपुर, फिर आपका कबीरधाम, सूरजपुर, मुंगेली और बलौदाबाजार, और आपका आ जाएगा दुर्ग और सरगुजा। ठीक है, तो इन जिलों को अगर आपको याद रखना है तो ध्यान देंगे, ये इसमें जो ज़्यादातर जिले हैं कौन कौन से जिले, एक आप देख लीजिए बेमेतरा, ठीक है, फिर आप ले लो बिलासपुर, फिर आप ले लो कबीरधाम, फिर आप ले लो मुंगेली। ये जो जिले हैं, ज़्यादातर जिले पश्चिमी क्षेत्र में विद्यमान है, जो छत्तीसगढ़ की पश्चिमी सीमा है वहाँ पर विद्यमान है। कौन कौन से जिले, राजनांदगांव, बेमेतरा भी आपका आ जाएगा, फिर आपका कौन सा बिलासपुर भी आ जाएगा, कबीरधाम भी आ जाएगा और मुंगेली, ये पश्चिमी क्षेत्र में विद्यमान हो गए। और जो दो जिले हैं कौन कौन से, सॉरी 3 जिले जो हैं कौन कौन से, ये आपका बलरामपुर हो गया, ठीक है, और ये सूरजपुर हो गया। ये जो 2 जिले हैं ये आपके कहाँ के जिले हो गए, आपका पाट प्रदेश और पूर्वी बघेलखंड के पठार के जिले हो गए। इस और एक और कौन सा जिला है, ये सरगुजा। ये जो 3 जिले हैं ये आपके पाट प्रदेश या पूर्वी बघेलखंड के पठार के एरिए हो गए। और जो बचा हुआ है दुर्ग और कौन सा, बलौदाबाजार, ये आपका मैदानी क्षेत्र के एरिया है। तो इस प्रकार से आप याद रख सकते हो कि गेहूं की फसल जो मुख्य रूप से उत्पादित होती है छत्तीसगढ़ के पश्चिमी जिलों में, पश्चिमी क्षेत्र के जिलों में, राजनांदगांव, आपका कबीरधाम, मुंगेली और आपका कौन सा, बिलासपुर, और इसके अतिरिक्त बेमेतरा। ठीक है, मैदानी क्षेत्र से 2 ही जिले इसमें सम्मिलित हैं, कौन कौन से, पहला है दुर्ग और दूसरा है कौन सा, बलौदाबाजार। इसके अतिरिक्त 3 जिले जो हैं वो पाट प्रदेश या फिर पूर्वी बघेलखंड के पठार का हिस्सा है, सूरजपुर, बलरामपुर और सरगुजा। ध्यान रखेंगे इस चीज को, इस तरीके से आप याद कर सकते हो कि गेहूं की फसल किन किन जिलों में उत्पादित हो रही है। ठीक है, फिर आप आगे आ जाइए, तीसरा जो है हमारे पास वो किसके बारे में यहाँ पर दिया हुआ है, मोटे अनाजों के बारे में जानकारी दी गई है। ठीक है, तो मोटे अनाजों के बारे में ध्यान रखिएगा। मोटे अनाजों में मुख्य रूप से जो उत्पादित होते हैं ज्वार, बाजरा, मक्का, चना और कोदो, कुटकी इत्यादि जो फसलें हैं ये किसके अंतर्गत आती हैं, मोटे अनाज के अंतर्गत आते हैं। तो मोटे अनाज के उत्पादन के लिए किस प्रकार की मिट्टी की आवश्यकता होती है, ये हमने छत्तीसगढ़ की मिट्टियों में पढ़ा था। कुछ लाल बलुई मिट्टी या फिर लाल दोमट मिट्टी जो होती है उसकी आवश्यकता हमको मोटे अनाज के उत्पादन के लिए आवश्यक होती है। तो इस प्रकार की मिट्टी हमारे दंडकारण्य के पठार में पाई जाती है, तो उस क्षेत्र में हमारा क्या होता है, मोटे अनाज का उत्पादन हो जाता है। ठीक है, कुछ क्षेत्र सरगुजा भी हैं और मुख्य रूप से कौन सा, बस्तर का जो पठार है। ठीक है, ध्यान देंगे, बस्तर का जो पठार है वो हमारा मुख्य रूप से मोटे अनाज के उत्पादन के लिए उपयुक्त है। इसके अतिरिक्त सरगुजा का भी कुछ क्षेत्र जो है वो मोटे अनाज के उत्पादन के लिए उपयुक्त है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास और क्या फैक्ट्स दिए हुए हैं कृषि से संबंधित, देख लीजिए। ये अगला ये दिया हुआ है कोदो कुटकी। ठीक है, मोटे अनाजों में जो मुख्य फसल है वो कौन सी है, कोदो कुटकी की फसल है। ठीक, तो धान के बाद, ठीक है, ध्यान देंगे, धान के बाद
छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक बोई जाने वाली जो फसल है, धान के बाद छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक जो बोई जाने वाली फसल है वो कौन सी फसल है? ये है आपकी कोदो कुटकी। ठीक है, मुख्य रूप से इसका उत्पादन कहाँ पर है? बस्तर संभाग में। ग्रामीण एवं आदिवासी अंचलों में यह प्रमुख वैकल्पिक खाद्यान्न है। ठीक है, जिन क्षेत्रों में धान की पर्याप्त उपलब्धता नहीं हो पाती है वहां पर, जैसे कि आदिवासी क्षेत्र हो गए या ग्रामीण अंचल जो हो गए, वहां पर कोदो कुटकी को भी एक प्रमुख खाद्यान्न के रूप में उपयोग किया जाता है। धान के स्थान पर इनका उपयोग किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ जाइए आप। आगे आपके पास क्या दिया हुआ है? आगे आपके पास दिया हुआ है तिलहन की फसलें। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ में प्रमुख रूप से उत्पादित होने वाली जो तिलहन की फसलें हैं वो कौन कौन सी हैं? ये है आपका सोयाबीन, फिर आप देख सकते हो राम तिल, फिर आपका राई, फिर सरसों, अलसी, मूंगफली एवं तिल। ठीक है, प्रमुख रूप से जो तिल की फसल जो छत्तीसगढ़ में उत्पादित होती है उनमें अलसी का स्थान बहुत महत्वपूर्ण है। अलसी का उत्पादन इस क्षेत्र में तिल की फसलों के रूप में अत्यधिक मात्रा में होता है। ठीक है, फिर आप देख सकते हैं दलहनी फसलें कौन कौन सी हैं जो छत्तीसगढ़ में उत्पादित होती हैं। उनमें है आपका उड़द। ठीक है, और कौन कौन सा है? तिवरा। ये जो तिवरा जो है, जिसको हम लाकड़ी के नाम से भी जानते हैं, लाकड़ी दाल, इसका उत्पादन सर्वाधिक रूप में छत्तीसगढ़ में दलहनी फसल के रूप में होता है। तो ये आपका हुआ तिलहनी फसल और दलहनी फसल के बारे में जानकारी मिली, और हमने रबी की फसल के बारे में जाना, खरीफ मोटे अनाज के बारे में जाना, कोदो कुटकी के बारे में जाना, खरीफ की फसल में हमने जो धान का उत्पादन है उसके बारे में हमने जाना। ठीक है, अब कृषि से संबंधित और जो कुछ फैक्ट हैं वो आपके सामने मैं रख रहा हूँ। देख सकते हैं क्या दिया हुआ है। दिया हुआ है कि छत्तीसगढ़ भारत का पहला ऐसा राज्य है। पहला कैसा राज्य है भाई? छत्तीसगढ़ भारत का पहला ऐसा राज्य है जहां सन 2012-13 से पृथक से कृषि बजट लागू किया गया है। ठीक है, यानी इस राज्य में कृषि बजट अलग से, सामान्य बजट के अतिरिक्त आर्थिक जो बजट होता है उसके अतिरिक्त कृषि बजट को लागू करने वाला जो छत्तीसगढ़ है वो भारत का पहला राज्य है। और ये कब से किया गया है? सन 2012-13 से किया गया है। ठीक, इसके अतिरिक्त क्या है आपके पास? राज्य के सभी 146 जो विकास खंड हैं, सभी विकास खंडों में क्या स्थापना की गई है? कृषि सेवा केंद्रों की स्थापना की गई है। ध्यान देंगे इस चीज को कि राज्य के सभी 146 विकास खंडों में कृषि सेवा केंद्र जो हैं उनकी स्थापना की गई। इसके अतिरिक्त किसानों को 0% ब्याज पर ऋण की सुविधा दी जा रही है। ये राज्य शासन की योजना है जिसमें किसानों को क्या किया जा रहा है? 0% ब्याज पर। ठीक है, यानी किसी भी प्रकार का उनसे कोई ब्याज नहीं लिया जा रहा है। ऐसी योजना जो है वो राज्य शासन के द्वारा संचालित की जा रही है। ठीक है, इसके अलावा क्या है आपके पास फैक्ट? देख सकते हैं कृषि मशीनरी परीक्षण प्रयोगशाला रायपुर में स्थित है। ठीक है, कृषि संबंधित जितनी भी मशीनरी होती है, जो भी मशीनी उपकरण कृषि कार्यों में उपयोग किए जाते हैं, उनसे संबंधित जो प्रयोगशाला है वो कहाँ पर स्थित है? आपका रायपुर में स्थित है। ठीक है, तो ये कृषि संबंधी कुछ फैक्ट्स हो गए, कुछ तथ्य हो गए। आगे हम देख लेते हैं छत्तीसगढ़ में उद्यानिकी। उद्यानिकी के अंतर्गत दोस्तों, जैसा कि हमारे सामने यदि उद्यानिकी का जब भी उल्लेख होता है तो उद्यानिकी में हमारे सामने सबसे पहले जो हमारे दिमाग में आता है वो फूल और फूल से संबंधित जो खेती होती है उसी के बारे में हमारे दिमाग में उद्यानिकी का एक जो छवि है वो बनती है। लेकिन उद्यानिकी केवल फूल और उनकी खेती से संबंधित नहीं है। जितनी भी प्रकार की हमारी जो छोटे छोटे जो मसाले हैं, जैसे कि आपका धनिया, मेथी या फिर राई, सरसों या मिर्ची, धनिया, लहसुन, अदरक, इस प्रकार के जो मसाले हैं, इसके अतिरिक्त तो जो सब्जियां हैं जिसमें आपका प्रमुख रूप से टमाटर हो गया, ये जितनी भी प्रकार की सब्जियां हैं, ये सारी की सारी फसलें जो हैं उनका उत्पादन उद्यानिकी के अंतर्गत आता है। ठीक है, उद्यानिकी को हम अंग्रेजी में हॉर्टिकल्चर के नाम से जानते हैं। तो देख लेते हैं कि उद्यानिकी से संबंधित हमारे यहाँ क्या क्या जो विशेष तथ्य हैं वो स्मरणीय है। सबसे पहला तो ये कि छत्तीसगढ़ में उद्यानिकी का आरंभ कब हुआ। तो देख सकते हैं छत्तीसगढ़ में 10वीं पंचवर्षीय योजना, ठीक है, ध्यान देंगे, छत्तीसगढ़ में 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान क्या किया गया? राष्ट्रीय उद्यानिकी मिशन का आरंभ किया गया। राष्ट्रीय उद्यानिकी मिशन का आरंभ
छत्तीसगढ़ में 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान हुआ। ठीक है, इसके बाद आप देखिए 2005 और 6 में राष्ट्रीय बागवानी मिशन या राष्ट्रीय उद्यानिकी मिशन जो है आपका वो प्रारंभ किया गया। ठीक है, वर्तमान में जो उद्यानिकी उत्पादकता है, उद्यानिकी उत्पादकता में जितनी भी सब्जियां हैं, फूल हैं, इनका जो कुल उत्पादकता है वो लगभग कितना है, 11.36 मीट्रिक टन है। ठीक है, 11.36 मीट्रिक टन जो है वो उद्यानिकी उत्पादन वर्तमान में हो रहा है। ठीक है, अब राष्ट्रीय बागवानी मिशन जो है आपका, उसके अंतर्गत जो प्रमुख योजनाएं हैं, कौन कौन सी योजनाएं हैं यहाँ पर देख लीजिए, कौन कौन सी योजनाएं जो है राष्ट्रीय बागवानी मिशन के अंतर्गत चलाई जा रही हैं, देख सकते हैं। सबसे पहला है आपका फलोद्यान विकास योजना, यानी फलों से संबंधित जो उद्यान है उनके विकास की योजना है। फिर आप देख सकते हैं पुष्प विकास योजना। ठीक है, पुष्पों का विकास जो है, क्योंकि पुष्पों की भी आजकल वर्तमान में बहुत ज़्यादा मांग है, इसकी वजह से उनका भी व्यापक रूप से खेती की जाती है और न केवल प्रदेश में बल्कि अन्य स्थानों पर भी इसकी मांग होने की वजह से इसका व्यापारिक उत्पादन करके वहाँ भी इसकी सप्लाई की जाती है। ठीक है, इसके अलावा आप देख सकते हो मसालों से संबंधित जो पौधे होते हैं उनका उत्पादन, औषधीय जो पौधे होते हैं उनका उत्पादन, सुगंधित फसल जो होती है उनका उत्पादन, ये सारे भी इस आपका जो राष्ट्रीय बागवानी मिशन की जो प्रमुख योजना है उसके अंतर्गत शामिल है। ठीक है, फिर है आपका सब्जी क्षेत्र विकास योजना। सब्जियां जो है, शाक सब्जियों का जो उत्पादन किया जाता है, तो उस क्षेत्र की जो विकास की जो योजना है वो भी राष्ट्रीय बागवानी मिशन की प्रमुख योजनाओं में से एक है। इसके अतिरिक्त आपके पास क्या फैक्ट है सामने में, प्रदेश में सूक्ष्म सिंचाई योजना। ठीक है, सूक्ष्म सिंचाई यानी कि माइक्रो इरिगेशन जो प्लानिंग है आपकी, वो कब से लागू की गई है, कब से शुरू की गई है, सन 2012-13 से शुरू की गई। ठीक है, इसी प्रकार से एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट आपके सामने है, राज्य में टमाटर की राजधानी, टमाटर की राजधानी के नाम से कौन सा स्थान फेमस है, ये है आपका लुडेंग नामक स्थान है जो कि जशपुर जिले का हिस्सा है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका CGPSC में पूछा जा चुका है विगत वर्ष के प्रश्न पत्रों में कि छत्तीसगढ़ की टमाटर की राजधानी के रूप में किस स्थान को जाना जाता है, तो कौन सा स्थान है ये लुडेंग नामक स्थान है जो कि जशपुर जिले का एक हिस्सा है। ठीक है, तो ये कुछ फैक्ट हुए आपके किससे संबंधित, उद्यानिकी से संबंधित हुए। इसके बाद हम देख लेते हैं कि हमारे पास आगे कौन से फैक्ट दिए हुए हैं। ये है आपका पशुपालन से संबंधित। ठीक है, पशुपालन से संबंधित भी कुछ बेसिक फैक्ट्स हैं वो आपके सामने मैं रखने जा रहा हूं। देख सकते हैं यहाँ पर छत्तीसगढ़ में पशुधन विकास, ठीक है, पशुधन विकास और पशु प्रजनन नीति। ठीक है, ध्यान देंगे, पशुधन विकास एवं पशु प्रजनन नीति तैयार करने वाला, ठीक है, तैयार करने वाला छत्तीसगढ़ जो है देश का कौन से क्रम का, तीसरे क्रम का राज्य। ठीक है, फिर आपके सामने दूसरा फैक्ट है फ्रोजन सीमेन बुल स्टेशन। ठीक है, फ्रोजन सीमेन बुल स्टेशन यानी कि आपके जो गौवंशी पशु हैं, ठीक है, गौवंशी पशु हैं, उनकी जो ब्रीड है या जो उनकी नस्ल है, वो जो नस्ल है उनकी गुणवत्ता को ज़्यादा अच्छी बनाने के लिए, यानी ज़्यादा उत्तम किस्म की नस्ल की जो हमारे गौवंशी पशु हैं वो क्या हो सकें, ज़्यादा से ज़्यादा उनकी संख्या बढ़ाई जा सके, उनकी जनसंख्या बढ़ाई जा सके, जिससे कि उत्पादकता, जैसे उनसे प्राप्त होने वाले उत्पाद हैं जैसे कि दूध है, दूध के उत्पादन में वृद्धि की जा सके। इसके अतिरिक्त कृषि में उनका उपयोग किया जाता है, तो कृषि में उपयोग करने के लिए ज़्यादा हृष्ट पुष्ट जो नस्लें हैं वो हमारे पास उपलब्ध हों। तो इस वजह से क्या किया जाता है, जो अच्छे नस्ल के पशु हैं उनका सीमन को फ्रीज करके रखा जाता है फ्रोजन सीमन बुल स्टेशन में। ऐसा जो संस्थान है वो हमारे प्रदेश में कहाँ पर स्थित है, अंजोरा में स्थित है, जो कि दुर्ग जिले का हिस्सा है। ठीक है, अगला जो है आपका राज्य पशुपालन विकास निगम। ठीक है, पशुपालन का विकास करने के लिए राज्य पशुपालन विकास निगम की स्थापना की गई है। कब की गई है, सन 1982 में की गई है और ये किस स्थान पर स्थित है, राज्य की राजधानी रायपुर में स्थित है। इसके अतिरिक्त आप देख सकते हो दुग्ध प्रौद्योगिकी महाविद्यालय, डेयरी टेक्नोलॉजी जो होती है वो भी आजकल के डेट में दोस्तों जो रोजगार के जो अवसर हैं उनमें एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है डेयरी टेक्नोलॉजी।
यानी किस प्रकार से दूध का उत्पादन किया जाता है, किस प्रकार से उसको प्रिजर्व किया जाता है, किस प्रकार से उसकी प्रोसेसिंग की जाती है, किस प्रकार से उसके अदर प्रोडक्ट्स बनाए जा सकते हैं, इनके संबंध में जो भी ज्ञान मिलता है या जो भी पढ़ाई की जाती है इस संबंध में, वो की जाती है आपकी दुग्ध प्रौद्योगिकी महाविद्यालय में। ठीक है, तो कहाँ पर स्थित है ये? रायपुर में स्थित है। इसकी स्थापना कब की गई? सन 1983 में। इसके बाद राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ, ठीक है, दुग्ध महासंघ, राज्य सहकारी दुग्ध महासहकारिता, यानी आपसी सहयोग से किसी कहना चाहिए कि ऐसे व्यवसाय का जो फलीभूत करना या ऐसे व्यवसाय को बढ़ाना जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक के उसका क्या हो सके, लाभ पहुंच सके, तो उसी के अंतर्गत सहकारिता के दुग्ध महासंघ की स्थापना राज्य में की गई है। किस सन में की गई है? सन 1983 में की गई है। और कहाँ पर स्थापित हुआ है ये? रायपुर में स्थापित हुआ है। और इसका जो ब्रांड नेम है वो किस नाम से आता है? देवभोग का नाम। देवभोग के नाम से आप दुग्ध उत्पाद जो है वो बहुत सारे लोग आप में से उपयोग करते होंगे। तो देवभोग के नाम से जो भी दूध आपके यहाँ आता है, जो भी आप दुग्ध संबंधी उत्पाद का उपयोग करते हैं, वो असल में राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ का उत्पाद है। ये जो देवभोग नाम है, इस देवभोग ब्रांड का जो पुराना नाम था वो था आपका सांची। आप में से बहुत सारे लोग जानते होंगे, सांची के नाम से पुराना इसका ब्रांड नेम था। और इस नाम से दूध का जो प्रसंस्कृत दूध है वो आपका इस राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ से हमें मिलता था। ठीक है, इसके बाद आप देख सकते हो पशु चिकित्सा महाविद्यालय। ठीक है, पशुओं की चिकित्सा से संबंधित जो महाविद्यालय है वो कहाँ पर स्थित है? आपका अंजोरा में स्थित है। और ये अंजोरा आपका कहाँ पर है? दुर्ग जिले में स्थित है। ठीक है, पशु चिकित्सा महाविद्यालय जो है वो कहाँ पर स्थित है? अंजोरा में, यानी कि दुर्ग जिले में स्थित है। इसके अतिरिक्त कामधेनु विश्वविद्यालय, ठीक है, ध्यान देंगे, कामधेनु विश्वविद्यालय, पशु चिकित्सा से संबंधित जितनी भी पढ़ाई की जाती है या आपके जो पशु चिकित्सा से संबंधित जो भी आपकी वेटनरी फील्ड की जो पढ़ाई की जाती है या वेटनरी डॉक्टर्स जो होते हैं, वो सारे के सारे जो उनके जो कोर्सेज हैं वो किस विश्वविद्यालय से संबंध रखते हैं? ये इस विश्वविद्यालय से संबंध रखते हैं, कामधेनु विश्वविद्यालय से। ठीक है, राज्य का पहला विश्वविद्यालय है। ठीक है, कामधेनु विश्वविद्यालय जो पशु चिकित्सा से संबंधित या पशु ज्ञान से संबंधित जो विश्वविद्यालय है वो आपका कामधेनु विश्वविद्यालय है। किस स्थान पर स्थित है? यह भी आपका अंजोरा में स्थित है। किस जिले में स्थित है? दुर्ग जिले में स्थित है। ठीक है, इसके बाद आप देख सकते हैं क्या? इसके बाद आप देख सकते हैं कि छत्तीसगढ़ राज्य पशुधन एवं विकास अभिकरण। ठीक है, छत्तीसगढ़ राज्य का जो पशुधन विकास है, ठीक है, ये अभिकरण जो स्थापित किया गया है वो किस स्थान पर स्थापित किया गया है? ये स्थापित किया गया है आपका रायपुर में स्थापित किया गया है। ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पर ये रायपुर में स्थापित है। इसके अतिरिक्त आप देख सकते हो सूकर प्रजनन क्षेत्र, सूकर यानी सुअर, ठीक है, इसका जो प्रजनन क्षेत्र है, सूकर प्रजनन क्षेत्र की क्यों आवश्यकता पड़ती है? सूकर जो है, जीव जो है या सूकर जो जंतु है, इसके मांस का उत्पादन, ठीक है, इसके मांस का उत्पादन किया जाता है। और मांस की इसका जो मांस है, इसकी जो मांग है वो भारत के कई स्थानों के अतिरिक्त विदेशों में इसकी मांग बहुत ज़्यादा है। ठीक है, इसलिए इनका पशुपालन किया जाता है, इनकी अच्छी नस्लों को तैयार किया जाता है, बाद में इनके मीट का या मांस का उत्पादन करके उसे प्रसंस्कृत करके विदेशों में इसकी सप्लाई की जाती है। तो इस वजह से शूकर उत्पादन को जो है वो बढ़ावा दिया जा रहा है और उनकी जो संख्या या आबादी बढ़ाने के लिए शूकर प्रजनन क्षेत्र स्थापित किए गए हैं। तो ऐसा ही एक सूकर प्रजनन क्षेत्र कहाँ पर है? ये है हमारा सूरजपुर जिले में स्थित है। ठीक है, इसके अतिरिक्त जगदलपुर जिले में स्थित है। इसके अतिरिक्त ये आपका जशपुर जिले में स्थित है। तो सूरजपुर, जगदलपुर और जशपुर ये 3 जिले ऐसे हैं जहां पर शूकर प्रजनन केंद्र की स्थापना की गई। ठीक है, उसी प्रकार से बकरियों की संख्या बढ़ाने के लिए, ठीक है, बकरी वंशी जो पशु हैं जैसे भेड़ या बकरी, भेड़ों से हमें ऊन की प्राप्ति होती है, ऊन का प्रसंस्कृत करके उसका उपयोग किस में किया जाता है? जो गर्म वस्त्र हैं जैसे कि स्वेटर, शॉल इत्यादि बनाने में उसका उपयोग किया जाता है। तो बकरी वंशी जो पशु हैं जैसे कि भेड़, इसके अतिरिक्त आपकी बकरी का भी उपयोग, बकरी से प्राप्त जो दूध होता है काफ़ी पौष्टिक होता है,
तो इनके उत्पादन को बढ़ाने के लिए, बकरियों की जनसंख्या बढ़ाने के लिए, इसके अलावा जो बकरी वंशी पशु होते हैं उनके मांस का भी भरपूर उपयोग होता है, बहुत इसकी ज़्यादा डिमांड है। तो इस वजह से भी बकरियों के या बकरी वंशी जो पशु होते हैं उनकी जनसंख्या या आबादी बढ़ाने के लिए बकरी प्रजनन क्षेत्र भी स्थापित किए गए हैं। किन किन जिलों में है ये? पहला तो है आपका पेंड्रा नामक स्थान पर। पेंड्रा आपका गौरेला पेंड्रा मरवाही का क्षेत्र है। फिर आपका आ जाता है कबीरधाम क्षेत्र, ठीक है। फिर इसके बाद आपका आ जाता है रायपुर क्षेत्र, ठीक है। तो ये 3 जिले ऐसे हैं या 3 क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर बकरी प्रजनन क्षेत्र जो है वो स्थापित किए गए। इसके अतिरिक्त अन्य जो पशु हैं उनकी भी जनसंख्या या आबादी बढ़ाने के लिए जो प्रजनन क्षेत्र स्थापित किए गए हैं वो प्रजनन क्षेत्र हैं आपके किस किस स्थान पर? पहला है आपका बिलासपुर, दूसरा है आपका रायपुर और तीसरा है आपका दुर्ग। तो बिलासपुर, रायपुर, दुर्ग नामक स्थानों पर पशु प्रजनन क्षेत्र जो हैं वो स्थापित किए गए। तो ये जो फैक्ट्स थे ये किससे रिलेटेड थे? पशुपालन से रिलेटेड आपके फैक्ट्स थे, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हमने देखा कि जो छत्तीसगढ़ में कृषि का जो विकास है या कृषि से संबंधित जो इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं उनके बारे में हमने चर्चा की। हमने ये जाना कि किस प्रकार से छत्तीसगढ़ के जो प्राकृतिक प्रदेश का विभाजन हुआ है, किस प्रकार से उसकी भूगर्भिक संरचना है, ये हम प्रीवियस लेक्चर में देख चुके थे। उस आधार पर हमने मिट्टी और जलवायु के संबंध में चर्चा की थी। किस प्रकार की जलवायु है? छत्तीसगढ़ में मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु पाई जाती है। किस स्थान से जलवायु में जो वर्षा है वो वर्षा जो है दक्षिण पश्चिमी मानसून की जो वर्षा है वो किस स्थान से हमारे राज्य में प्रवेश करती है और किस प्रकार से उसका विस्तार होता है, किस प्रकार से जल राशि का संचय होता है और आपका जो नदियां हैं वो भरती हैं और नदी जो है किस प्रकार से उपजाऊ बनाती है विभिन्न क्षेत्रों को, इसके बारे में हमने पिछले जो लेक्चर्स हैं उनमें चर्चा की थी। इसके अतिरिक्त हमने मिट्टियों के बारे में जाना था कि कितने प्रकार की मिट्टियां जो है छत्तीसगढ़ में पाई जाती है। प्रमुख रूप से पाई जाने वाली मिट्टियां जो है वो कौन कौन सी है? लाल पीली मिट्टी, लाल बलुई मिट्टी, लाल दोमट मिट्टी, काली मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, इन सब के बारे में हमने जाना था। किन किन क्षेत्र विशेष में ये मिट्टियाँ पाई जाती हैं, इन मिट्टियों में किस प्रकार की फसलों का उत्पादन होता है, इन सब के बारे में हमने जाना था। तो आई होप कि आप सभी जो हैं वो प्रीवियस लेक्चर्स को देख रहे हैं, प्रीवियस लेक्चर से आप सब कुछ सीख रहे हैं, नॉलेज ले रहे हैं और आप आने वाले लेक्चर से उसको कोरिलेट कर पा रहे हैं। यदि आप छत्तीसगढ़ के फसलों के बारे में जानना चाहते हैं तो फसलों के बारे में जानकारी या फसलों से रिलेटेड जो फैक्ट्स हैं वो आपको तभी समझ में आएंगे या तभी याद होंगे जो प्रीवियस लेक्चर्स अगर आपने कवर किए हैं। मिट्टियों के बारे में आपने जाना है, जलवायु के बारे में आपने जाना है, सिंचाई साधनों के बारे में आपने जाना है, नदी अपवाह तंत्र के बारे में आपने जाना है, प्राकृतिक विभाजन के बारे में आपने जाना है। तो इन्हीं के द्वारा ही आप जो कृषि से संबंधित फैक्ट्स हैं उनको आप कवर कर सकते हैं। जो मैंने 30 टॉपिक इंपॉर्टेंट दिए थे उन 30 टॉपिक में कृषि भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक था। पशुधन और उद्यानिकी कृषि से संबंधित ही टॉपिक है, ठीक है। ये कोई अलग से स्पेशल टॉपिक ना होने की वजह से और बहुत कम फैक्ट्स इसमें है उद्यानिकी और पशुधन जो है या पशुपालन के संबंध में जो फैक्ट्स हैं बहुत ही कम फैक्ट्स हैं। तो इन फैक्ट्स के कम होने की वजह से ही मैंने इसको कृषि के साथ इंक्लूड कर लिया, ठीक है दोस्तों। तो आज की हमारी जो क्लास है वो यहीं तक के रहेगी। एक बार फिर आप लोगों से मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे साथ CGPSC प्रीलिम्स की तैयारी करते रहिए। हमारा जो क्रैश कोर्स है उसके जो लेक्चर्स हैं उनको देखते रहिए, हमारे साथ जुड़े रहिए और आपका जो तैयारी है उसको एक दिशा देते रहिए। ये आपके लिए सहयोगी होगा। CGPSC प्री की जो 2021 में परीक्षा होने वाली है उसको क्रैक करने के लिए बहुत ही उपयोगी होगा आपका। और एक बार फिर से आप लोगों से कहना चाहिए कि इतने दिनों का परिचय हो चुका है तो अब मैं आप लोगों से गुजारिश नहीं करूंगा, आप लोगों से ये कहूँगा कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग प्रदान कीजिए, हमारे चैनल को आगे बढ़ने में मदद कीजिए। और आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके कर सकते हैं, हमारे जो वीडियोस हैं उनको लाइक करके कर सकते हैं, उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर, सोशल मीडिया ग्रुप्स में, फैमिली ग्रुप्स में, इन जगहों पे आप इनको शेयर कीजिए और अन्य लोगों को भी बताइए ताकि वो भी हमारे चैनल से जुड़ सकें और हमारे चैनल में जो उपलब्ध कंटेंट है या जो भी चीज़ें हैं वो
उसका फ़ायदा वो भी उठा सकें। हम ना केवल अभी CGPSC का जो क्रैश कोर्स है उसी को लॉन्च करने वाले हैं, बल्कि इसके आगे भी आपके जैसे और भी अन्य संस्थानों की जो सरकारी नौकरियों की जो परीक्षाएं होती हैं, जैसे कि UPSC की परीक्षाएं, SSC की परीक्षाएं और अन्य राज्यों की जो स्टेट सर्विस की जो परीक्षाएं हैं और रेलवे की जो परीक्षाएं हैं, इनके संबंध में भी आने वाले समय में हमारे चैनल के प्लेटफॉर्म पर लेक्चर्स अवेलेबल होंगे। ठीक है दोस्तों, तो इसी के साथ मैं आज की सभा को समाप्त करता हूं और आप लोगों का साथ में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए और CGPSC की तैयारी करते रहिए। ठीक है दोस्तों, अब की बार CGPSC पर प्रहार, यही हमारा नारा है, यही हमारा मोटो है और यही हमारा उद्देश्य है। तो आज की सभा को यहीं समाप्त करते हैं। शुभ रात्रि। थैंक यू वेरी मच।